ये वीडियो उसी की कंटिन्यूएशन में है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने 2 डायमेंशन में थोड़ा कुछ बताया था और बाकी जो है वो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक वेक्टर के कितने इफेक्टिव कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये इस वीडियो में बताया गया था इससे पहले वाली वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम इसी को आगे करेंगे। तो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ठीक, इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास एक प्लेन है, ये आपका एक्स एक्सिस है और आपका ये एक वाई एक्सिस है। ये मान लीजिए आपका एक वेक्टर है जिसकी लेंथ ए है। ठीक, मतलब ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0, तो इसके कोऑर्डिनेट ए एक्स ए वाई होंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने डिस्टेंस का फार्मूला लास्ट ईयर पढ़ा ना हो कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे की जाती है। वही मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा भी। देखिए, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इस एक वेक्टर का एक एक्स कंपोनेंट होगा, इसे हम ए एक्स कह रहे हैं, और एक वाई कंपोनेंट होगा, इसे हम वाई कहेंगे, ए वाई कहेंगे। ये एंगल आप थीटा मान लीजिए। ठीक है, ये एंगल आपने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। अब ए एक्स क्या है भाई? ए एक्स है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर ए। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन। बहुत सी किताबें इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहती हैं और इसको वर्टिकल कंपोनेंट। आपके पास जो बुक है उसमें भी इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के ही नाम से जाना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका नाम आप एक्स डायरेक्शन का इफेक्टिव वेक्टर, या अगर बहुत आप कहना चाहते हैं तो इसको पहचान लीजिए थीटा जिससे इंक्लाइंड, ये बेस लाइन है। थीटा जिससे आप मेजर कर रहे हैं वो बेस लाइन हो गई, तो इसे आप बेस कंपोनेंट कह सकती हैं। क्या कह सकती हैं? बेस कंपोनेंट। इसे आप बेस कंपोनेंट कह सकते हो, या फिर इसका सबसे अच्छा नाम है एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या है? आपको जैसे एफ था तो एफ एक्स, ये है ए एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू एफ कॉस थीटा। ये हो गया आपका बेस कंपोनेंट। वैसे ही आप ए वाई लिखेंगे, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन। वही वेक्टर है, इसके 2 अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए। ये क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका बेस कंपोनेंट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा, यानी अब इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या कहते हैं? ज्यादातर किताबें इसको वर्टिकल कंपोनेंट के नाम से जानती हैं, लेकिन आप इसको कहेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या इसको आप कहेंगे वाई कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही वाई कंपोनेंट कहलाता है, और इसमें ए लिया है ना, तो ए कॉस थीटा, और ये क्या हो गया? ए साइन थीटा। तो ए एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। ठीक है, एक्स कंपोनेंट में कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट में साइन थीटा लगाया जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि वेक्टर को रिजॉल्व कैसे किया जाता है 2 डायमेंशन में। अब ये वाला फिगर मैं मिटा रहा हूं और कुछ और काम की बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर आपको लेंथ ऑफ वेक्टर ए निकालनी है, लेंथ ऑफ वेक्टर ए, इसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी इसी को लिखा जाता है मॉड ऑफ ए। अब डिस्टेंस का फार्मूला आपको याद होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहां देखो, x2 और y2 की जगह पर ax और ay है, और x1 और y1 की जगह पर 0,0 है। तो इसे हम लिख देंगे ax माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ay माइनस 0 का होल स्क्वायर। यानी ये क्या हो गया? ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये हो गया भाई। ठीक, ये क्या है? मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेक्टर ए। अब आपको मॉड की वैल्यू समझनी, इसको मॉड वैल्यू भी कहते हैं, मॉड्यूलस वैल्यू।
मॉड्यूलस वैल्यू इसका एक नाम, इसका एक और नाम न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। घबराएंगे इस पर, अभी एक दो सवाल कराएंगे तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक और चीज आई, ये थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अर्थात ay अपॉन ax, ये एंगल निकालने का तरीका हो गया, ठीक। अब एक क्वेश्चन देखो, ax, मान लो तुम्हारे पास ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर तुमने एक फोर्स F लगाया है जिसकी वैल्यू 50 न्यूटन है, इसका ये एंगल 30 डिग्री है। अब तुमको Fx पता करना है, तो Fx की वैल्यू क्या होती है? F cos थीटा, यानी F की जगह पर 50 न्यूटन और cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, तो ये कितना हो गया? 25√3। उसी तरीके से अगर Fy निकालोगे तो F sin थीटा, F की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे 50 न्यूटन और यहाँ पर रखोगे sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा? 25। ठीक, अगर क्लियर नहीं होगा तो मेरी वॉइस तो क्लियर है, उस वॉइस से आप समझ सकते हैं। और भी एग्जांपल कराते हैं, वीडियो को पॉज करके ये पूरा नोट कर लीजिए। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये होता है कि हमें पता करना है कि कौन सी डायरेक्शन में वेक्टर का कितना पार्ट, कितना कंपोनेंट इफेक्टिव है, इसे हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये मिनिमम एक डायरेक्शन में, मैक्सिमम 3 डायरेक्शन में हो सकता है, इसीलिए हमने 2 डायमेंशनल कंसीडर किया। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताएंगे ताकि क्लैरिफाई हो जाए। वीडियो को पॉज करके आपको इसे नोट करना है, फिर हम 3D में चले जाएंगे, 3 डायमेंशनल स्पेस, और वहीं हम आपको बताएंगे कि एक वेक्टर को लिखा कैसे जाता है पूरे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट के टर्म्स में। ठीक है, देखिए साहब, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक वॉल, ये एक सीलिंग है, ठीक। इस सीलिंग से आपने एक रस्सी बांधी थी, लेकिन ये वाइब्रेट करके यहां पर आ गया है, ठीक। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये एंगल कितना है? ये एंगल है थीटा, ठीक। तो रस्सी में टेंशन होगा T। अब फाइंड द x एंड y कंपोनेंट ऑफ T एंड शो द डायरेक्शन। फाइंड द x एंड y कंपोनेंट of T and show in the diagram, show in the diagram, ठीक, ठीक है। अब देखो, टेंशन का हमें निकालना है, तो ये रस्सी है, रस्सी में टेंशन है, ये एंगल आपका थीटा है, ये लाइन पे फोर्स लग रहा है ना, तो यहां से एक लाइन खींचो ऐसे और एक लाइन यहां से खींचो, ठीक। अब अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल थीटा होगा। और मैंने आपसे कहा था बेस कंपोनेंट, यानी वो कंपोनेंट जिससे थीटा इंक्लाइंड हो, वो आपका क्या होता है? एक्स कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा? आपका वाई कंपोनेंट। तो हमने दिखा दिया Tx और Ty। Tx की वैल्यू क्या होगी? ये होगी T cos थीटा और ये होगी T sin थीटा। ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों कराया? ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों कराया? इसलिए कराया कि आपकी किताब में लिखा हुआ है साइन थीटा का कंपोनेंट वर्टिकल और एक्स थीटा कॉस थीटा का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए करा कि आप बजाय वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट याद रखने के आप क्या याद रखेंगे? बेस कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस तरीके से याद रख सकते हैं, या सिंपली आप एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का टर्म याद रखिए, बस इतना काफी है। चलिए आपके लिए एक सवाल और करते हैं, एक सवाल हम और कर देते हैं। जैसे वैसे घबराइए नहीं, इस पर हम पूरी अब
बकायदा आपको शीट पोस्ट की जाएगी और उसका पूरा सोल्यूशन का वीडियो भी आपको मिलेगा एक एक चैप्टर का, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वेक्टर एनालिसिस हो, चाहे एरर एनालिसिस हो, या आगे हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ाते जाएंगे न्यूमेरिकल्स के लिए हम सारे चैप्टर्स पर अलग अलग वीडियो भी आपको बना के देंगे। कृपया वीडियो को देखें और देखकर उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। यही हमारे पास इस वक्त मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो हम इसका पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे। चलिए सर देखिए, अब जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स F 100 न्यूटन का लग रहा है और ये एंगल 60 डिग्री है। आपसे पूछा गया फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट। अगर आपकी किताब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछ ले, तब आप हॉरिजॉन्टल का मतलब कॉस थीटा से ले लीजिएगा और वर्टिकल का मतलब साइन थीटा से ले लीजिएगा। अन्यथा फिर आप यही याद रखिए, एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ एफ। ठीक, तो ये हमारी बेस लाइन है। क्यों? क्योंकि इससे इंक्लाइंड है हमारा फोर्स एफ। ठीक, 100 न्यूटन का। ये जो एंगल ऑफ इंक्लानेशन है ये 60 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये कंपोनेंट एफ एक्स होगा और ये कंपोनेंट एफ वाई होगा। एफ एक्स की वैल्यू आप लिखेंगे एफ कॉस थीटा यानी 100 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 100 न्यूटन इंटू 1/2 ये हो गया 50 न्यूटन। उसी तरीके से एफ वाई यानी एफ साइन थीटा ये हो गया 100 न्यूटन इंटू साइन 60 डिग्री यानी 100 न्यूटन इज इक्वल इंटू √3/2 ये हो गया 50 √3 न्यूटन। ठीक, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आपने दोनों निकाल लिए। किसके? एफ के। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन विथ 3 एग्जांपल्स मैंने आपके लिए कर दिया। अब हम लोग इसी में आगे प्रोसीड करेंगे। क्या? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में मैंने कर दिया, वीडियो को पॉज कर इसे भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, एक अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। मंजिल बहुत दूर है, जाना है अभी। ठीक, और ये इब्तिदाई खैर होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। घबराओ नहीं, आसान है। बस ये है कि थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से सीखना है और प्रैक्टिस करते रहना है, तो फिजिक्स फिर सबसे इजी हो जाएगी आपके लिए। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशंस। तीन डायमेंशंस में हमें वेक्टर का रेजोल्यूशन करना है। अब इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको समझने के लिए। हमने एक क्यूबॉइड बनाया, देखिएगा ध्यान से। क्या बनाया? क्यूबॉइड। कैसे बनेगा क्यूबॉइड आज बता देता हूं। एक रेक्टेंगल ऐसे बनाएंगे और एक रेक्टेंगल आप ऐसे बनाएंगे। ठीक, ये बन गया। ये साइड मिला दीजिए, ये साइड मिला दीजिए, ये साइड मिला दीजिए और ये साइड मिला दीजिए। ये आपका क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया बेटा? क्यूबॉइड बन गया। ठीक, बन जाने दीजिए। मान लीजिए कि आपको ये वेक्टर ये निकालना है, तो सुनिए, इस लाइन को बढ़ाइए, इस लाइन को बढ़ाइए और इस लाइन को बढ़ाइए। ठीक, देख रहे हैं ध्यान से। इसको आप कहिए एक्स एक्सिस, इसको आप कहिए वाई एक्सिस और इसको आप कहिए जेड एक्सिस। अब एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है हमारा वो आई, और जेड की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो के, और वाई की डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो जे। ठीक, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें ये वेक्टर निकालना है। देखिएगा ध्यान से। ठीक, तो जब हम 2D कर रहे थे
तो उसकी दो इफेक्टिव वैल्यू थी, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। अब जब हम 3D कर रहे हैं तो उसकी तीन इफेक्टिव वैल्यू होगी, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। कहने का मतलब ये है कि इस वेक्टर का एक पार्ट ये होगा, ठीक है। अब बाकी की लाइनें हमारे लिए बेकार हैं, हम इसे मिटा देंगे, ठीक। देखिएगा, आप देखेंगे ये वाली लाइन हमने मिटाई, इसका एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट है वो ये आपका ए एक्स हो गया, ठीक। उसी तरीके से इसी वेक्टर का वाई एक्सिस पर ये कंपोनेंट होगा, यानी ये भी लाइन हटा दीजिए आप, और ये जो है क्या हो गया, वाई कंपोनेंट हो गया, ठीक। अब ये भी लाइन हटा दीजिए आप और ये भी लाइन हटा दीजिए आप, और इसी वेक्टर ए का ये जो कंपोनेंट है ये आपका ए जेड कंपोनेंट हो गया। तो ये वेक्टर ए तीन पार्ट में रिजॉल्व हो गया। ये वाली लेंथ आपकी क्या है, ये वाली लेंथ आपकी ए जेड है, और ये वाली लेंथ आपकी क्या है, ये वाली लेंथ आपकी ए वाई है, और ये वाली लेंथ क्या है आपकी ए एक्स है, ठीक है। अब आप अगर इस वेक्टर को 3 डायमेंशनल टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो फिर आप कैसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर उसकी लेंथ क्या है, ए एक्स है, और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, आई। तो अब जब आप वेक्टर ए को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे ए एक्स आई ए वाई जे, भाई वाई एक्सिस पर उसकी लेंथ कितनी है, ए वाई, उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमने क्या किया, यूनिट वेक्टर लिया जे। ऐसा ही हम लिखेंगे ए जेड के। ये वेक्टर कंप्लीट हुआ, 3 डायमेंशनल वेक्टर ऐसे लिखा जाता है। ये क्या है भाई, ये क्या है, एक्स कंपोनेंट, ये क्या है आपका वाई कंपोनेंट, क्या है ये वाई कंपोनेंट, और ये क्या है आपका जेड कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट हो गए क्योंकि हमने 3 डायमेंशन स्पेस लिया है, एक्स कंपोनेंट। अच्छा, अब अगर हम ओरिजिन की लेंथ, अगर तो इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, ए एक्स कमा ए वाई कमा ए जेड। ओरिजिन के भी तीन कोऑर्डिनेट होंगे, 0,0,0, ठीक है। तो अब अगर लेंथ निकाली जाए वेक्टर ए की तो फिर से वही फार्मूला है, अंडर द रूट ए एक्स माइनस 0 का स्क्वायर ए वाई माइनस 0 का स्क्वायर ए जेड माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये यानी वेक्टर ए की वैल्यू हो गई अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए। तो वेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर रिजॉल्व होगा तो उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। और ये भी एक कंप्लीट वेक्टर है पूरा, ये भी एक कंप्लीट वेक्टर है, ये भी एक कंप्लीट वेक्टर है। ये तीनों वेक्टर का सम आपको ये वेक्टर देगा, लेकिन ये क्या है, कंपोनेंट फॉर्म में, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। क्लियर है? वीडियो को पॉज करें, एकदम तसल्ली के साथ इसको नोट डाउन करें और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, देखो एक क्वेश्चन, सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन वेक्टर फॉर्म या पोलर कोऑर्डिनेट वेक्टर फॉर्म। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है, फर्स्ट 4, 2, 1 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट है आपके पास -3, 0, 2 तीसरा पॉइंट। आप एक 2 मान लीजिए, 4 और 5 ये चौथा पॉइंट, 0, 0, 4। ठीक है बेटा। अब ये 4 से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पहला जो होता है एक्स कंपोनेंट, दूसरा वाई और तीसरा जेड।
तो अब अगर आप इसको वेक्टर ए माने तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस पर उसकी लेंथ कितनी है 4, एक्स एक्सिस का डायरेक्शनल वेक्टर आई, वाई एक्सिस पर उसकी लेंथ कितनी है 2 जे, और इस के एक्सिस पर कितनी है 1 के, ये वेक्टर ए आ गया। अब अगर आपसे कहा जाए इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए तो आपको क्या लिखना है, अंडर द रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 16 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज अंडर द रूट 21। ये एक इरेशनल नंबर है, सॉल्व नहीं होगा। सेकंड केस देखिए, मान लीजिए ये वेक्टर भी है, तो एक्स एक्सिस पर उसकी लेंथ कितनी है -3, तो आप लिखेंगे -3i, वाई एक्सिस पर लेंथ कितनी है 0j, और जेड एक्सिस पर लेंथ कितनी है 2k। ठीक, ये लिख गया आपका वेक्टर, तो यानी -3i प्लस 2k, देखिए उसका वाई एक्सिस कंपोनेंट 0 है। अब अगर इसका मॉड निकाला जाए तो अंडर द रूट -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 9 प्लस 4 यानी अंडर द रूट 13। अब तीसरा केस देखिए, आई होप यू अंडरस्टैंड, मुझे पता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड केस मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं और फोर्थ केस मैं बता दे रहा हूं। देखो फोर्थ केस के अंदर डी वेक्टर 0i प्लस 0j प्लस 4k है, ठीक, और मॉड ऑफ डी क्या होगा, ये होगा अंडर द रूट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 16 यानी 4, खत्म। तो ये था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन अलॉन्ग विथ सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ठीक है, ये वीडियो यहीं पर वाइंड अप होगा। अब उसके बाद हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। ठीक है।